नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में एकदम जहर तरीके से हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। पंचकुला को एकदम गहराई से समझेंगे। कहने का मतलब आज हम इस वीडियो में पंचकुला का संपूर्ण विस्तार पढ़ेंगे। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से पॉइंट आने की संभावना है और कौन कौन से पॉइंट एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से पॉइंट एचएसएससी वाला पूछ सकता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आप शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए और आप हमारे साथ के साथ में नोट्स बनाते रहिए। आप जो नोट्स बनाएंगे उससे बेहतरीन मार्केट में कोई भी बुक मिल ही नहीं पाएगी। आप ये देखना, एक डिस्ट्रिक्ट का नोट्स बना लें, एक डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद में आप देख लेना कहीं पर भी आपको ये डाटा मिल जाए तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप जो नोट्स बनाएंगे वो सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार नोट्स होंगे। तो आप अपने नोट्स के अंदर हेडिंग डाल लीजिए पंचकुला। हमने ऑलरेडी पंचकुला का कुछ डाटा लिखा हुआ है। ये डाटा हमने इसलिए लिखा है ताकि यहां से भी इस डाटा से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो पाए। तो देखिए, हम भी हेडिंग डाल लेते हैं, आपने भी हमारे साथ में ही हेडिंग डालनी है पंचकुला। तो देखिए, पंचकुला ये आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला है। हरियाणा का सबसे नॉर्थ में स्थित जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? पंचकुला है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित गांव कौन सा है, तो पंचकुला का एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है? तो आप बताएंगे शाहपुर। पंचकुला का एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है? शाहपुर। तो आप बताएंगे कि हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला पंचकुला, हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित गांव कौन सा है? तो आप बता देना शाहपुर गांव है। बच्चे कौन सा बताएंगे? तो आप बताएंगे शाहपुर गांव है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना था, पंचकुला जिला कब बना था? तो आप बताएंगे पंचकुला बना 15 अगस्त 1995 के अंदर। पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला एक नया जिला बना था, पंचकुला एक डिस्ट्रिक्ट बना था। ये वहीं 1995 है जब जीजेयू हिसार बनी थी। जीजेयू हिसार 1995 में बनी थी। लेकिन क्वेश्चन बच्चे जीजेयू हिसार से नहीं पूछता है, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है नहीं पूछता है। और यदि पूछ भी लिया तो ये पूरे हरियाणा के बच्चों का ठीक होगा, आपका ठीक नहीं। इस पूरे हरियाणा के बच्चों का लगभग सभी को पता है कि गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी जीजेयू कहाँ है, तो आप बता देंगे हिसार में। लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा संप्रदाय गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। कौन सा संप्रदाय गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है? तो आप बताएंगे बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बिश्नोई संप्रदाय भगवान विष्णु का अवतार मानता है गुरु जंबेश्वर को। लेकिन भगवान विष्णु जिसका स्थायी निवास सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में है, भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजीलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई है। लेकिन भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहां है? तो आप बताएंगे भिवानी में है, तोशाम भिवानी में। भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ यदि एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप बता देना तोशाम भिवानी के अंदर स्थित है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जीजेयू हिसार 1995 में बनी थी और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट 1995 के अंदर ही बना था। और भी पॉइंट हम बताते हैं, प्रैक्टिस सेशन जो भी चलता है उसके अंदर हम सभी पॉइंटों को बताएंगे। हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला है पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित गांव जिसका नाम है शाहपुर, वो भी कौन से जिले के अंदर पड़ता है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये पंचकुला है, इसका नाम पंचकुला क्यों पड़ा? तो आप बताएंगे 5 कूप या झरने होने के कारण, 5 कूप या झरने होने के कारण इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पंचकुला पड़ा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम? पंचकुला का 5 कूप या झरने होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। अब पंचकुला का उपनाम क्या है? पंचकुला को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। वो तो एचएसएससी वाले की मर्जी है क्या क्वेश्चन पूछे, आपको तो उससे पहले ही तैयार रहना है। तो पंचकुला का उपनाम पूछे तो आप सभी बच्चे एक ही आवाज में बताएंगे कि सैटेलाइट शहर। सैटेलाइट शहर के नाम से किसे जानते हैं? पंचकुला को। दूसरा उपनाम पूछेगा तो आप बता देना नैनो
नॉलेज सिटी के नाम से। नैनो नॉलेज सिटी और सैटेलाइट शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे पंचकुला को जाना जाता है। इसी के साथ में सभी बच्चों ने थोड़ा सा और ध्यान देना है। सभी बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान कहाँ देना है, कैसे देना है, तो वो याद रखना है। पंचकुला का यदि आपसे एरिया पूछता है, पंचकुला का क्षेत्रफल पूछता है, तो आप बताएंगे 898 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला बच्चे आपने याद रखना फरीदाबाद। शेख फरीद के नाम पर जो शहर बसा है फरीदाबाद, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन बच्चे इसी के साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो पंचकुला है, पंचकुला जिसका एरिया कितना है? तो आप बताएंगे 898। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो हो जाएगा फरीदाबाद, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा कौन सा हो जाएगा? तो आप बता देना पंचकुला। कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। अब एचएसएससी वाले ने यहां से क्या पूछा है? वो क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो बच्चे वो फरीदाबाद ऑप्शन में देता ही नहीं है। काफी बार ऐसा हुआ है, आपने भी देखा होगा। फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता, ऑप्शन में एक ही मिलता है। कौन सा मिलता है? पंचकुला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। फरीदाबाद ऑप्शन में मिले तो फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है और पंचकुला जिसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है बच्चे? तो ये याद रखना है। उसके बाद में पंचकुला के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर विधानसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट जिसका नाम तो है पंचकुला और एक सीट जिसका नाम है कालका। पंचकुला के अंदर विधानसभा की 2 सीटें। हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं हिसार के पास में, 7 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीटें होती थी पंचकुला में। कब होती थी? जब चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, 4 दिसंबर 2016 से पहले। दिसंबर 2016 से पहले, दिसंबर 2016 में चरखी दादरी बन गया। और जैसे ही चरखी दादरी बना तो चरखी दादरी में भी विधानसभा की 2 सीटें, और याद रखना आपने पंचकुला में भी विधानसभा की 2 सीटें। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो एक जिला नहीं है, 2 जिले हैं, एक पंचकुला है, एक चरखी दादरी है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप एक ही आवाज बताएंगे, हिसार में है। और हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 7 सीटें हैं। और जींद के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं बच्चे? तो आप बताएंगे 7 ही जिले लगते हैं। हिसार में विधानसभा की सीटें 7 ही है। तो ये क्लियर है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद में पंचकुला के अंदर तहसील कितनी है? तो आप बताएंगे 3। एक पंचकुला, एक रायपुर रानी और एक कालका। ये 3 तहसील है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? पंचकुला के अंदर। एक पंचकुला, एक रायपुर रानी और एक कालका है। क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि पंचकुला के अंदर कितनी तहसील है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता बच्चे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि रायपुर रानी कौन से जिले की तहसील है। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं रायपुर रानी कौन से जिले की तहसील है। तो आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि रायपुर रानी तहसील है कौन से डिस्ट्रिक्ट की? पंचकुला की। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद में नाम आता उप तहसील। उप तहसील बरवाला, मोरनी और रायपुर रानी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मोरनी कौन से जिले की उप तहसील है। तो ये तो आप सभी को मालूम है, क्योंकि मोरनी की पहाड़ियां भी पड़ती है पंचकुला में, उसके कारण आप सभी को ये चीजें मालूम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उप तहसील बरवाला, मोरनी, रायपुर रानी। उसके बाद में नाम आता है उपमंडल। उपमंडल पंचकुला व कालका है। और उसके बाद में नाम आता है खंड की। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से खंड हैं? तो आप बताएंगे बरवाला, पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के खंड है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा खंड पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का है, इनमें से कौन सी तहसील पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की है, इसमें से कौन सी तहसील उप तहसील पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की। यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं कि भाई साहब कि ये नाम दे दिया, ऐसे नहीं निकलेंगे। बस सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि इनमें से ये कौन सा स्थान कहां है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा।
अब हम अच्छे तरीके से पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का विस्तार पूर्वक तरीके से समझेंगे, पंचकुला को एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप हमारे साथ में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप ने जो पॉइंट पहले सीख रखे हैं, आपको जो पॉइंट पहले आते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा अलग कर सके, आप उनसे बहुत ज़्यादा अलग पढ़ सके। आपको भीड़ से अलग चलना है बच्चे, भीड़ का सहारा अब की बार नहीं बनना, अब की बार आपको भीड़ का सहारा नहीं बनना, भीड़ से अलग चलना है। और भीड़ से जब अलग चलोगे तो आपका रास्ता अलग ही होगा और अलग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सटीक और दमदार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अलग हैं, दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। आप यदि हमारे साथ में जुड़ते हैं तो दूसरे लोग आपकी पहुंच से भी दूर होंगे, आपकी पहुंच से भी दूर होंगे, क्योंकि वो ये चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जो हम यहां पर आपको सिखा रहे हैं। तो आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफी पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे, तो जरूर बने रहिएगा। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट चला हुआ है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट चला हुआ है? पंचकुला। आपने देखा पंचकुला जो 15 अगस्त 1995 के अंदर बना था। इस पंचकुला के अंदर एक विधानसभा की सीट पड़ती है, और उस विधानसभा सीट का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कालका। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विधानसभा की सीट जिसका नाम है कालका। कालका जिसका पुराना नाम पड़ता है कालकूट, कालका जिसका पुराना नाम है कालकूट। और इसी कालका के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसमें नाम आता है काली मां का मंदिर। काली मां का मंदिर, काली मां का मंदिर कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कालका में। काली मां का मेला भी कहां लगता है? तो भी आप बता देना कालका में लगता है। और आपसे पूछेगा कि कालका जिसका पुराना नाम क्या है? तो भी आप सभी बच्चे एक ही आवाज में बताएंगे कालका जिसका पुराना नाम कालकूट है। लेकिन काली मां का मंदिर है, उस काली मां के मंदिर में काली मां का मेला लगता है, और वो काली मां का मेला कालका में लगता है। लेकिन काली मां का मेला लगता कब है? तो आप बताएंगे काली मां का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। ये याद रखिएगा बच्चे, बहुत अच्छा जहर पॉइंट है एकदम। काली मां का मंदिर कालका में, काली मां का मेला कालका में, और कालका में काली मां का जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है, याद रखिएगा। कालका जो पड़ता है कहां पर? आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। कालका से शिमला तक एक नैरो गेज रेल लाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का एक शिमला पड़ता है। और इस कालका से लेकर और शिमला तक एक रेल लाइन है, लेकिन ये रेल लाइन नैरो गेज रेल लाइन है। कालका से शिमला तक नैरो गेज रेल लाइन है। नैरो गेज रेल लाइन जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? दो पटरियों के बीच का गैप कितना होता है? तो नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है 0.762 मीटर, या आप नेशनल लेवल की बुकें पढ़ेंगे तो 0.610 मीटर मिल जाएगा आपको। तो ये नैरो गेज की चौड़ाई होती है। ऐसी ही एक नैरो गेज रेल लाइन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के शिमला के मध्य है। कालका से शिमला जो नैरोगेज रेल लाइन है वो पहले भी नैरोगेज रेल लाइन थी और आज भी वो रेल लाइन नैरोगेज ही है। कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, इस रेल लाइन का कार्य या इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे 1896 में। कालका से शिमला जो नैरोगेज रेल लाइन है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1896 में। ये वहीं 1896 है जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ये वहीं 1896 जब भारत में पहली बार राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये वहीं 1896 है जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी 1896-97 के अंदर। तो आपने याद रखना है, कालका से जो शिमला तक नैरोगेज रेल लाइन है,
इस रेल लाइन का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1896 के अंदर हुआ था। और ये एचएसएससी वाला पूछ चुका है, एचएसएससी वाला ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 1896 में। लेकिन कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कौन सी कंपनी ने किया था? तो आप बताएंगे दिल्ली एंड अंबाला रेल कंपनी ने। कौन सी कंपनी हुआ करती थी? दिल्ली और अंबाला रेल कंपनी हुआ करती थी। उसने इस रेल लाइन का कार्य शुरू किया था 1896 में। अब किसी भी रेल लाइन का कार्य शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेल लाइन का कार्य पूरा हो गया। भाई 1903 के अंदर इसके ऊपर पहली बार ट्रेन चली थी। कालका से शिमला तक नैरोगेज रेल लाइन कब बिछाने का कार्य कब हुआ था? 1896 में शुरुआत हुई थी। और कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, ये नैरोगेज रेल लाइन जिसके ऊपर पहली बार ट्रेन चली थी, चालू की गई थी 1903 में। और यहां पर जब 1903 के अंदर जब ये ट्रेन चली थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। तो कालका से शिमला तक जो पहली रेल लाइन है, इसके ऊपर जब ट्रेन चली तो घटना है 1903 की। और इसको ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। ये वही लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सभी पॉइंट क्लियर हैं? बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाकर बैठे रहिए और हमारे साथ के साथ में आप बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाते रहिए। अब हुआ क्या कि ये जो कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन है, इसके ऊपर एक बार महात्मा गांधी ने भी यात्रा की थी। ये एमजी से आपने महात्मा गांधी समझना है, कभी महमूद गजनवी समझ लें, कभी मोहम्मद गौरी समझ लें। नहीं बच्चे नहीं, एमजी से आपने महात्मा गांधी समझना है। कालका से शिमला जो रेल लाइन है, इसके ऊपर एक बार महात्मा गांधी ने भी यात्रा की थी। और कालका से शिमला रेल लाइन के ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी? तो मार्च 1921 के अंदर, मार्च 1921 के अंदर। लेकिन महात्मा गांधी आपसे पूछेगा अंबाला कब आए थे, तो आप बता देंगे 8 मार्च 1921 को अंबाला आए थे। और मार्च 1921 में महात्मा गांधी ने कालका से शिमला तक यात्रा की थी, रेल यात्रा की थी। अब ये जो कालका से शिमला है, इनके बीच की जो ट्रेन है, जो नैरोगेज रेल लाइन है, ये नैरोगेज रेल लाइन कितने किलोमीटर लंबी है? तो आप बताएंगे लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। और इसके ऊपर 18 प्लस रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है बच्चे, इस रेलवे लाइन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे KSR, कालका शिमला रेलवे, KSR रेल लाइन के नाम से भी जानते हैं। KSR मतलब कालका, के से कालका, ऐसे शिमला, कालका शिमला, रेल लाइन KSR के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये रेल लाइन क्यों प्रसिद्ध है? इसका पॉइंट एचएसएससी वाला क्यों पूछता है? उसके पीछे क्या रीजन है? तो कालका से शिमला तक जो रेल लाइन बनी थी, उस समय भी ये नैरो गेज थी। और कालका से शिमला तक जो रेल लाइन आज है, तो वो भी नैरो गेज ही है। और यहां पर बड़ा मनमोहक दृश्य है। जब भी आपका पंचकुला जाना हो, किसी कारण से पिंजौर वगैरह जाना हो, कालका जाना हो, तो एक बार इस रेल लाइन को आप देखें। पहाड़ी क्षेत्रों से होकर चलती है, बिल्कुल स्लो स्पीड से चलती है। और वहां पर इस प्रकार की ट्रेनें चलती, छोटी छोटी ट्रेनें, जिनकी जो छत होती है वो शीशे वगैरह की बनी होती है, कांच की बनी होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए और जो भी साइड का आसपास का मनमोहक दृश्य है उसका पूरा भरपूर आनंद ले। ऊपर से बर्फबारी हो तो वो देख सके कि बर्फबारी हो रही है, तो एकदम बढ़िया नजारा होता है। और इतनी आसान आराम से चलती है कि जो हरियाणा के गांवों के बच्चे हैं ना, वो तो कभी उतरे कभी चढ़े, इस प्रकार की गतिविधियां भी कर सकते, बहुत आसान आराम से चलती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, घुमावदार मोड़ भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब वो तो फॉर्च्यूनर है कि सीधे भाई साहब गए स्पीड पे और घुमा दिया सीधा, ऐसा तो होता नहीं है ट्रेनों के अंदर। तो बड़े स्लो स्पीड से चलती है। प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा वहां पर बड़ा लोगों का दिल खुश कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वहां पर घूमने भी आते हैं। तो ये कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन 2008 में, कालका से शिमला जो नैरोगेज रेल लाइन है, इस नैरोगेज रेल लाइन को 2008 में विश्व विरासत सूची में जोड़ दिया गया। विश्व विरासत सूची के अंदर कब जोड़ा गया? जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर जोड़ दिया गया। कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन को 2008 में, याद रखिएगा 2008 में जोड़ा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि पंचकुला आईटी पार्क कब बना। यह क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था।
सितंबर 2019 के अंदर जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके अंदर था कि पंचकूला आईटी पार्क कब बना, तो आप बताएंगे 2008 के अंदर। और पिंजौर कालका से शिमला तक जो रेल लाइन है, नैरोगेज रेल लाइन, उसको विश्व विरासत सूची में कब जोड़ा गया था, 2008 में। और इसी के साथ में बच्चे आप बता देना, क्या बताओगे, तो आपको बताना है कि हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था, तो आप बता देना 2008 में। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर कब हुआ था, कब बना था, 2008 के अंदर। कब बना था, 2008 में। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से, जहर तरीके से याद रखना है। क्लियर है। कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन है जिसका निर्माण कार्य 1896 में दिल्ली अंबाला रेल कंपनी को सौंपा गया। उसने उसकी शुरुआत की, 1903 में पूरा हो गया। पूरा होने के बाद में लॉर्ड कर्जन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, लेकिन इस रेलवे लाइन को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया 2008 में। विश्व विरासत सूची कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे यूनेस्को। और यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। और फ्रांस का वह व्यक्ति, फ्रांस का वह व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, फ्रांस का वह व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, तो आप बताएंगे ली कॉर्बूजियर। ली कॉर्बूजियर जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। हरियाणा हाई कोर्ट के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, ली कॉर्बूजियर ने। हरियाणा विधानसभा के भवन का डिजाइन भी किसने तैयार किया था, तो आप बता देना ली कॉर्बूजियर ने। किसने किया था, ली कॉर्बूजियर ने। तो क्लियर है, एक बार साफ कर देते, उसके बाद में हम पिंजौर को समझेंगे, गहनता से समझेंगे, पिंजौर का क्या इतिहास रहा है, पिंजौर के बारे में समझेंगे। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप साथ के साथ में नोट कर रहे हैं, तो करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कालका से कुछ पॉइंट थे, लेकिन कालका का मेला पूछे आपसे, ये तो एग्जामिनर ने बता दिया कि कालका जो पड़ता है वो तो पंचकुला के अंदर पड़ता है, लेकिन इसी के साथ में कोई पूछ ले आपसे कि कालका का मेला कहाँ लगता है। कालका नामक स्थान तो पड़ता है कहां पर, तो आप बता देंगे कालका नामक स्थान पड़ता है पंचकुला के अंदर। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि कालका का मेला कहां लगता है, तो आप क्या बताएंगे कि कालका का मेला लगता है फरीदाबाद में। कहां लगता है बच्चे, फरीदाबाद में। अब हम देखेंगे किसका, पिंजौर का। पिंजौर, पिंजौर कहां है, तो आप बताएंगे पंचकुला में। पता है आपको, पिंजौर जिसका पुराना नाम है पंचमपुर, और पिंजौर जिसका दूसरा पुराना नाम है विराटनगर। पिंजौर जिसका एक पुराना नाम है पंचमपुर और दूसरा जो पुराना नाम है वो क्या है, विराटनगर। अब हमें और आपको कैसे पता लगा है कि पिंजौर का नाम पंचमपुर है, या पिंजौर का नाम पंचमपुर था प्राचीन समय में, आज तो वो पिंजौर है, और पिंजौर जिसे पंचमपुर के नाम से भी जानते हैं। तो हमें और आपको कैसे पता लगा, क्योंकि ये तथ्य तो आपको पता होना चाहिए कि था, कैसे था, हमें कैसे पता चला। तो पिंजौर के अंदर, पिंजौर जो है जिसे पंचमपुर के नाम से जानते हैं, इस पिंजौर का संबंध महाभारत काल से है। किससे है, महाभारत काल से है। और यहां पर इस पिंजौर के अंदर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने क्या बिताया था, अज्ञातवास बिताया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा था, पंचमपुर पड़ा था। पिंजौर जिसका संबंध महाभारत काल से है, पिंजौर जिसके अंदर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, पिंजौर के अंदर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, उसी के कारण इस स्थान का नाम पंचमपुर पड़ा था। अब पंचमपुर के प्रमाण भी मिले हैं। हांसी, आपने नाम सुना होगा हांसी का, हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, और हांसी के अंदर एक किला पड़ता है जिसका नाम है आसीगढ़ का किला। आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो आप बता देना पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। लेकिन हांसी से पृथ्वीराज चौहान का 1167 का 1167 का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है हांसी से, और उस शिलालेख के ऊपर पिंजौर को पंचमपुर के नाम से ही दर्शाया गया है। उस शिलालेख के ऊपर पिंजौर को किस नाम से दर्शाया गया है बच्चे, तो आप बता देना पंचमपुर के नाम से ही दर्शाया गया है।
अब पंचमपुर के हम 2 प्रमाण आपको दे चुके हैं। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, उसके कारण इस स्थान का नाम क्या हो गया था? पंचमपुर हो गया था। दूसरा 1167 का पृथ्वीराज चौहान का एक अभिलेख मिला है। अभिलेख कहां से मिला है? हांसी से। और उस अभिलेख में पिंजौर का नाम क्या दर्शाया गया है? पंचमपुर दर्शाया गया है। लेकिन ऐसे भी बताते हैं कि महाभारत काल के दौरान एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था विराट, और उस राजा की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। और विराटनगर जिसे किस नाम से जानते हैं आज? तो आप बताएंगे पिंजौर के नाम से जानते हैं। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो आप बताएंगे पिंजौर। कौन सा शहर हुआ करता था? पिंजौर। ये पिंजौर जिसे हम 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं, 360 बावड़ियों का कस्बा, 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे पिंजौर को। 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर, 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र, लेकिन बावड़ियों व तालाबों का नगर नारनौल को कहा जाता है। बच्चे दिमाग में बैठा लेना, 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर, 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र में, लेकिन बावड़ियों व तालाबों का नगर नारनौल को कहते हैं। किसे कहते हैं? नारनौल को। तो द्रौपदी की बावड़ी भी कहां पर पड़ती है? तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर। किसकी बावड़ी? तो आप ये याद रखिएगा, द्रौपदी की बावड़ी भी कहां पर पड़ती है? बावड़ी तो भी आप बता देना पिंजौर के अंदर। कौन से स्थान के ऊपर? पिंजौर। और पिंजौर का तो आपको पता चल ही गया है, जिसका ओल्ड नेम, पुराना नाम पंचमपुर और विराटनगर है। क्लियर है? लेकिन ये पिंजौर जिसके अंदर एक गार्डन पड़ता है, और उस गार्डन का नाम क्या है? तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना पिंजौर पंचकुला के अंदर। लेकिन ये यादवेंद्र गार्डन कब बना था? तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन बना था 17वीं शताब्दी के अंदर। 17वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर मुगल शासक हुआ करता था। मुगल शासन भारत के अंदर चलता था। और कौन से मुगल शासक हुआ करते थे? औरंगजेब हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? औरंगजेब। तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बना था। लेकिन ये किसके याद में बना था? तो आप बता देना पटियाला के एक राजा हुआ करते थे और जिसका नाम था यादवेंद्र, उसकी याद में बना था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में एक गार्डन बना था जिसका नाम था यादवेंद्र गार्डन। लेकिन अभी ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ, उस ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया है, और क्या पूछा गया बच्चे? तो उसके अंदर पूछा गया यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे, यादवेंद्र गार्डन के वास्तुकार कौन थे? तो आप बताएंगे नवाब फिदाई खान। यादवेंद्र गार्डन के जो डिजाइनर हुआ करते थे वो कौन थे? नवाब फिदाई खान थे। यादवेंद्र गार्डन जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? यादवेंद्र गार्डन जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे मुगल गार्डन के नाम से। यादवेंद्र गार्डन जिसे पहले किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे मुगल गार्डन के नाम से यादवेंद्र गार्डन को जाना जाता था। क्लियर है? यादवेंद्र गार्डन को पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, लेकिन यादवेंद्र गार्डन को अब या उपनाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन का उपनाम है, तो आप बता देना उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन है, और पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, जिसके डिजाइनर कौन थे? नवाब फिदाई खान थे। यादवेंद्र गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बना था। लेकिन ये यादवेंद्र गार्डन प्रसिद्ध किस लिए है? इस यादवेंद्र गार्डन में जून जुलाई के अंदर, इस यादवेंद्र गार्डन के अंदर जून जुलाई जो है, उस जून जुलाई के अंदर यहां पर एक मेला लगता है और उसका नाम है आमों का मेला। हरियाणा में प्रसिद्ध आमों का मेला कहां लगता है? पिंजौर में। पिंजौर ना है तो पंचकुला में, पंचकुला भी ना है तो यादवेंद्र गार्डन में।
आमों का प्रसिद्ध मेला कौन से माह में लगता है? जून जुलाई माह में लगता है। लेकिन आम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अंबाला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है अंबाला में। लेकिन आमों का प्रसिद्ध मेला जून जुलाई माह में पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में लगता है। और उस आमों के मेले की शुरुआत कब से हुई थी? क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। तो आमों के मेले की जो शुरुआत है वो 1992 से हुई थी। पिंजौर पंचकुला के अंदर जो आमों का मेला लगता है, उस आमों के मेले की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो उसकी बताएंगे कि उसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। तो एक बार बोर्ड को साफ कर दें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखें, बहुत अच्छे पॉइंट है, एकदम मजा आएगा, एकदम गजब तरीके से पढ़ेंगे। और जो साथ के साथ में नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को बैक करके नोट कर लें। वीडियो को थोड़ा सा पीछे खिसकाइए और उसके बाद में आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से नोट करिएगा। आप इतने बेहतरीन नोट्स बनाएं कि आपके नोट्स दुनिया पढ़े आप नौकरी लगने के बाद में। ठीक है, चलिए। उसके बाद में नाम आता है बैसाखी का मेला। हालांकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये पढ़ ले। बैसाखी का मेला ये पढ़ ले पहले। बैसाखी का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे बैसाखी का मेला लगता है पिंजौर के अंदर। बैसाखी का मेला लगता है पिंजौर में। कब लगता है? तो आप बताएंगे 13 और 14 अप्रैल को लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अप्रैल माह में सिखों का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? अप्रैल माह में सिखों का प्रसिद्ध मेला, बैसाखी का मेला पिंजौर पंचकुला में लगता है। पिंजौर पंचकुला में लगता है। घटना है 13 और 14 अप्रैल की। प्रत्येक वर्ष लगता है, प्रत्येक साल लगता है, हर साल लगता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख धर्म कहां पर मिलता है? सिरसा में, दूसरा फतेहाबाद में। लेकिन सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला 13 और 14 अप्रैल को पिंजौर पंचकुला में लगता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर। लेकिन ये जो पिंजौर है, इस पिंजौर के अंदर एक हेरिटेज फेस्टिवल होता है। पिंजौर के अंदर एक हेरिटेज फेस्टिवल होता है। पिंजौर जिसे आप किस नाम से जानते हैं? पिंजौर विरासत उत्सव के नाम से। पिंजौर विरासत उत्सव जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत हुई थी 2006 में। पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत 2006 में हुई थी। और पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है। पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत हुई थी 2006 में। पिंजौर विरासत उत्सव का जो प्रबंधन करता है वो भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है। ये वहीं 2006 है जब पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत हुई थी। ये वहीं 2006 है जब हरियाणा में सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान किया गया था। ये वहीं 2006 है जब नरेगा की शुरुआत की गई थी। ये वहीं 2006 है जब हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था। ये वहीं 2006 है जब बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत की थी। ये वहीं 2006 है बच्चे जब पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हुआ था। ये वहीं 2006 है बच्चे जब अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्स से अवार्ड मिला था। तो पिंजौर विरासत उत्सव जिसका प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। और बैसाखी का मेला प्रत्येक साल 13 और 14 अप्रैल को कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर। उसके बाद में नाम आता है सतवा तीज का मेला। सतवा तीज का मेला। सतवा तीज का मेला भी यदि पूछे, सतवा तीज का मेला, तो भी आप बताएंगे कहाँ पर लगता है? तो आप बता देना पिंजौर के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? पिंजौर के अंदर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पूछे तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा भी पिंजौर पंचकुला के अंदर ही पड़ता है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा जो पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है, ये नाड़ा साहिब गुरुद्वारा सिखों के कौन से गुरु से संबंधित है? तो आप बताएंगे 10वें गुरु से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह बगानी के युद्ध में जाते समय, गुरु गोविंद सिंह, एक युद्ध था बगानी के युद्ध में जाते समय गुरु गोविंद सिंह पंचकुला के अंदर नाड़ा साहिब गुरुद्वारे के अंदर रुके थे। इस स्थान के ऊपर रुके थे। आज उस स्थान के ऊपर क्या है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है जो 10वें गुरु से संबंधित
संबंधित है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो पहाड़ियाँ फैली है उनकी। जैसे मान लेते कि ये अपने पास में पड़ता है उत्तर दिशा, ये अपने पास में दक्षिण, ये पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हरियाणा के अंदर पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसमें नाम आता है शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमालय की सबसे बाद में और सबसे नई पर्वत श्रेणी जो है, नई माउंटेन रेंज है, वो कौन सी है, शिवालिक। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी है, सबसे बाद में बनेगी तो सबसे नई होगी। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है। लेकिन शिवालिक हरियाणा की कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर फैली है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है पंचकुला, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है अंबाला, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर फैली है कौन सी पहाड़ियां, तो आप बता देना, शिवालिक की पहाड़ियां। लेकिन पंचकुला के अंदर पिंजौर के अंदर, पंचकुला पिंजौर में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, मोरनी हिल्स के नाम से। आप ये याद रखिएगा, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं पंचकुला के अंदर, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, मोरनी हिल्स के नाम से। मोरनी हिल्स किसका हिस्सा है, मोरनी हिल्स जो है, मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। भाई सेम है ना, मोरनी हिल्स किसका हिस्सा है, तो आप बता देना, शिवालिक का। मोरनी हिल्स जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1220 मीटर मोरनी हिल्स की औसत ऊंचाई है। मोरनी हिल्स जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1220 है। लेकिन मोरनी हिल्स की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है करहो। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, 9/10 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, या मोरनी हिल्स की सर्वोच्च चोटी, या हरियाणा में शिवालिक की सर्वोच्च चोटी जिसमें नाम आता है करहो, और करहो जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1514 मीटर। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये 15 है, एक घटा देना 14 हो जाएगा, 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लेकिन मोरनी हिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से मिलते हैं, तो चीड़ व देवदार के वृक्ष मिलते हैं। मोरनी हिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो वृक्ष मिलते हैं, जो पेड़ मिलते हैं, वो कौन से मिलते हैं, चीड़ व देवदार के मिलते हैं। मोरनी हिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सी फसल की जाती है, तो मोरनी हिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो कौन सी होती है, जो हरड़ होती है। मोरनी हिल्स के ऊपर किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो आप बता देना, जो हरड़ का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मोरनी हिल्स के बीच में, मोरनी हिल्स से लेकर और पिंजौर के बीच, मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में सारा पहाड़ी इलाका है, दुर्गम रास्ता है। मोरनी हिल्स और पिंजौर का सारा पहाड़ी इलाका है। तो मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच मोटरसाइकिल एम्बुलेंस जो सेवा है वो किस नाम से चलती है, मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है वो किस नाम से चलती है, तो आप बताएंगे आरोग्यम के नाम से। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा किस नाम से चलती है, किस नाम से चलती है, तो आप क्या बताएंगे, आरोग्यम के नाम से चलती है। और उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो मई 2017 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे पॉइंट है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है करहो, जो मोरनी हिल्स का हिस्सा है, मोरनी हिल्स जिसकी औसत ऊंचाई 1220 है, मोरनी हिल्स शिवालिक का हिस्सा है। शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर फैली है। अब एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सभी ने एकदम जहर तरीके से, एकदम मस्त तरीके से याद रखने हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से। ये सभी चीज़ें आप साथ के साथ में याद करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, उन सभी पॉइंटों को आप बढ़िया तरीके से सजो कर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है समलोटा मंदिर। समलोटा मंदिर यदि पूछता है तो आप बता देना, समलोटा मंदिर पड़ता है पंचकुला के अंदर। समलोटा मंदिर कहाँ है, तो पंचकुला के अंदर। लेकिन अगला ही क्वेश्चन अगले ही पैंड पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इमलोटा मंदिर कहाँ है, इमलोटा कहाँ है, तो आप बता देना चरखी दादरी में। समलोटा पिंजौर पंचकुला में,
इमलोटा पूछेगा तो आप बता देना चरखी दादरी के अंदर। कहां बताओगे? चरखी दादरी में बताओगे तो आपका तुरंत क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो आता है उसमें नाम आता है भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर बहुत अच्छा पॉइंट है, गजब पॉइंट है। भीमा देवी मंदिर कहां है तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर। भीमा देवी मंदिर कौन सी शैली से बना है? भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में बहुत अच्छा जहर पॉइंट है, लेकिन कौन सी शैली से बना है तो आप बताएंगे पंचायतन शैली से। कौन सी शैली से बना है? तो सभी बच्चे एक ही आवाज में बोलेंगे पंचायतन शैली से बना है। भीमा देवी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? भीमा देवी मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं तो आप बताएंगे भीमा देवी मंदिर को। वैसे खजुराहो कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैसे देखें खजुराहो कहां है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं? भीमा देवी मंदिर को कहते हैं। भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर के अंदर है, और पिंजौर के अंदर पिंजौर पंचकुला में है, जिसका निर्माण कौन सी शैली से हुआ था? पंचायतन शैली से है। कौन सी शैली से? पंचायतन शैली से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नाम आता है मनसा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर भी कहां है तो आप बता देना पिंजौर पंचकुला के अंदर, मनी माजरा के पास में पड़ता है। मनसा देवी मंदिर मनी माजरा पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। मनसा देवी मंदिर कब बना था तो आप बताएंगे मनसा देवी मंदिर 1815 में बना था। मनसा देवी मंदिर 1815 में बना था, और मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पिंजौर पंचकुला में, या मनसा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में, जिसका निर्माण 1815 में किया गया था, मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था। लेकिन यह मंदिर भी कौन सी शैली से बना है तो आप बताएंगे पंचायतन शैली से बना है। कौन सी शैली से बना है बच्चे? तो आप एक ही आवाज में बता देना पंचायतन शैली। लेकिन मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, मनसा देवी साइन बोर्ड, मनसा देवी साइन बोर्ड या मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, उसका चेयरमैन कौन है तो आप बताएंगे हरियाणा का तत्कालीन मुख्यमंत्री मनसा देवी साइन बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, याद रखिएगा। लेकिन मनसा देवी जो मंदिर है, यहां से प्रत्येक साल, यहां से हर साल एक यात्रिका का आयोजन किया जाता है, और उस यात्रिका का नाम क्या है? जटायु यात्रिका है। हरियाणा का कौन सा मंदिर जहां से प्रत्येक साल जटायु यात्रिका का आयोजन किया जाता है? तो कहां से जटायु यात्री का आयोजन किया जाता है, जटायु यात्रिका का? तो आप बताएंगे मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से या मनसा देवी मंदिर से। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। इसी के साथ में गुरुद्वारा नाम आता है, जिसमें नाम आता है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा भी कहां है तो आप बताएंगे मांझी साहिब गुरुद्वारा भी पिंजौर पंचकुला में। मांझी साहिब अंबाला में भी है, रोहतक में भी है, कैथल में भी है, पिंजौर में भी है, और भी बताएंगे कहां कहां पर मांझी साहिब गुरुद्वारा है। उसके बाद में नाम आता है कमोद तीर्थ स्थल। कमोद तीर्थ स्थल कहां पर पड़ता है? कमोद तीर्थ स्थल कहां पर पड़ता है? पिंजौर में। उसके बाद में टिक्कर ताल, टिक्कर ताल पर्यटन स्थल कहां है तो आप बताएंगे टिक्कर ताल पिंजौर पंचकुला में है। उसके बाद में आप बताएंगे माउंटेन कवेल टूरिस्ट स्पॉट। माउंटेन कवेल टूरिस्ट स्पॉट मतलब पर्यटन स्थल कहां है? पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद में आप बताएंगे रेड बिशप पर्यटन स्थल कहां है तो भी आप कहां बताएंगे? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। क्लियर है बच्चे? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेब मंडी
कहां पर विकसित की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसान व सेब मंडी पिंजौर के अंदर विकसित की जा रही है। और ये सेब मंडी जिस स्थान के ऊपर बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उस स्थान के ऊपर पहले HMT हुआ करता था। HMT फैक्ट्री भी गलती से एग्जामिनर यदि पूछ लेता है तो आप पिंजौर ही बताएंगे। और उस HMT फैक्ट्री की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेब मंडी विकसित की जा रही है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा में टीचर होम कहाँ है? हरियाणा में टीचर होम कहाँ है? तो आप बताएंगे टीचर होम पड़ता है पंचकुला के अंदर। उसके बाद में नाम आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय है या राजकीय जो संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय या राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। और ये कितने करोड़ की लागत से बन रहा है? 30 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर्बल व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर्बल व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहां स्थापित? ये क्वेश्चन आपने नोट करना है बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर्बल व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला में। पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान वो भी कहां है? तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला के अंदर है। उसके बाद में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल जो हिस्ट्री सोसाइटी है हरियाणा के अंदर वो भी कहाँ है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर है। इसी के साथ में आप बताएंगे हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था, हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था जिसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हैफड़ का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। HPSC HSSC का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। पुरातत्व विभाग का मुख्यालय भी हरियाणा में कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। क्लियर है? अच्छा क्लियर है? जहर क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, एक बार साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे क्लियर होने चाहिए सभी पॉइंट। बैक टू बैक का मतलब समझ रहे हैं ना, लगातार एकदम जहर तरीके से पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा आप। ठीक है, ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये पॉइंट सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और आखिर अब तो 40-45 मिनट आपको लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हो गए। आप मजबूत हैं, आप दमदार हैं, जो लगातार 45 मिनट हो गए आपको वीडियो देखते हुए। तो ध्यान रखना, अब की बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप लगातार 46वें मिनट हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 45 मिनट वीडियो देखना कोई हंसी मजाक नहीं होता। आप सीरियस है तभी यहां तक पहुंचे 46 मिनट तक। और अब की बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट ही 46 मिनट तक पहुंच पाता अच्छे तरीके से देख कर। तो अब की बार हरियाणा पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव या HSSC पार, ये आपने टारगेट रखना है। तो आपका सिलेक्शन होगा, दमदार तरीके से होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आप जहर तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ें। उसके बाद में नाम आता है खोल ही रहतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रहतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर, पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद में सेकंड आएगा वीर शिकारगढ़। क्या पूछेगा? तो आपसे पूछेगा वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला के अंदर। ये दो वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं। कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं? तो याद रखिएगा, खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर पड़ता है? तो आप एक ही आवाज में जबरदस्त तरीके से बता देना, पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र बिल्डिंग सेंटर, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? चिड़िया जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर पड़ता है? तो आप बता देना मोरनी हिल्स पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है।
उसके बाद में आपसे पूछेगा कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो कहां पर पड़ता है, तो आप बता देना पिंजौर पंचकुला में। आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, कौन सी वीडियो नहीं देखी है? यदि आपने हमारी नेशनल पार्क वन्य जीव अभियान वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर है हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस, उस प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और उसके ऊपर सारी बेहतरीन और नई और जबरदस्त वीडियो है, तो वो वीडियो देखें। हरियाणा के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है वो आप देख लें, उसके अंदर हमने डिटेल से बता रखा है। फीजेंट में मोनाल प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स पिंजौर पंचकुला में, गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र पंचकुला में, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पंचकुला में, और चिड़िया प्रजनन केंद्र जो है वो भी कहां पर पड़ता है, मोरनी हिल्स पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र कब बना था, 1992 और 93 के अंदर चिड़िया प्रजनन केंद्र बनाया गया था पिंजौर पंचकुला के अंदर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हरियाणा का ऐसा जिला जो सबसे पहले 24 घंटे गांवों को बिजली दे रहा था, या 24 घंटे गांवों में बिजली उपलब्ध कराने वाला हरियाणा का सबसे पहला जिला कौन सा है, पंचकुला। एयर मॉनिटरिंग सेंटर, एयर मॉनिटरिंग सेंटर, एयर मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया गया है, कहां पर किया गया है, तो आप बता देना। एयर मॉनिटरिंग सेंटर है ये भी पिंजौर पंचकुला के अंदर ही स्थापित किया गया है। एयर मॉनिटरिंग सेंटर जो है पवन ऊर्जा के जो भी संयंत्र वगैरह लगते हैं, पवन ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं उनको देखता है एयर मॉनिटरिंग सेंटर, जो पानीपत में भी है और पंचकुला के अंदर भी है। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या है कौन से डिस्ट्रिक्ट की, पंचकुला की। अब सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की है तो आप ये बता दीजिए कि जनसंख्या कम है तो सबसे कम पुरुष भी होंगे और सबसे कम महिला भी होगी। सबसे कम पुरुष सबसे कम महिला हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। अब हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पुरुष और सबसे कम महिला है तो घरों का क्या वो अचार डालेंगे, सबसे कम घर भी कहां पर मिलेंगे, पिंजौर पर, सॉरी पिंजौर नहीं, अब पंचकुला ही आएगा। सबसे कम घर कहां मिलेंगे, तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। सबसे कम पशुधन कहां है, सबसे कम पशुधन कहां है, तो अभी आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला में। लेकिन प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहां है, प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन जो है वो भी कहां है, पंचकुला के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है, तो आप बताएंगे मक्का, ये पक्का ले दिया, कोई नहीं है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है, तो आप बताएंगे पंचकुला में। हरियाणा में सबसे कम सिंचाई के साधन कहां है, सिंचाई के साधन, तो आप बता देना पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला से एक महान विभूति, पंचकुला से एक महान विभूति जिसका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला से है। अरुणा आसफ अली का नाम आपने जैसे ही सुना होगा तो आपके माइंड में आना चाहिए। 1942 में एक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करते थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन आगे बढ़ाया था ना, वो आंदोलन आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली जिसका संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे अरुणा आसफ अली जिसका संबंध पिंजौर पंचकुला से है। ये क्वेश्चन याद रखना है, क्लियर रखना है। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी भी कहाँ है, पंचकुला के अंदर। हैफड़ का मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। हैफड़ जिसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो आप बता देना। हैफड़ की स्थापना हुई थी 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय। तो हम आशा करते हैं कि आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में सभी पॉइंट अच्छे तरीके से, जहर तरीके से समझ में आए होंगे। आपने अच्छे तरीके से सभी पॉइंटों को समझा है, एकदम मज़ेदार तरीके से सभी पॉइंटों को समझा है, सभी पॉइंटों को समझ में पढ़ा भी है, साथ में आपने नोट्स भी बनाए हैं। आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और आप यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। नहीं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ने में क्या, आप टेलीग्राम यूज करते होंगे तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी चैनल कास्ट क्लासेस के नाम से ही है। और आपने अभी तक वीडियो को शेयर भी नहीं किया है ना, तो वीडियो को शेयर भी करें। आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में पहुंचाएं। यहां पर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, 1 रुपए नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे जहर तरीके से आप पढ़ पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो और तो इससे ज़्यादा क्या कहें, और तो आप समझदार हैं, और समझदार हैं तभी तो आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हरियाणा और जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।